हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाओं के बारे में। झारखंड जीके में आपको पता है कि एक टॉपिक है, एक चैप्टर है झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था। उसी शासन व्यवस्था में आज हम लोग मुंडा प्रशासन व्यवस्था या इसी को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारे बातों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से मुंडा शासन व्यवस्था या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था चलता था उस समय में। किस तरह से लोग काम करते थे, कौन कौन से पद होते थे, ये सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। और आप यहाँ देख सकते होंगे कि किस तरह से जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम होता था, पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम, उसमें कैसे एक पेड़ के नीचे सारे लोग बैठ करके एक पंचायत में किसी भी एक सामूहिक निर्णय पर ये लोग पहुंचते थे, किसी विषय पर चर्चा करके किसी समस्या का समाधान ढूंढते थे। ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ये मुंडा जनजाति के बारे में। मुंडा जनजाति क्या है? देखिए, झारखंड में जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति, वो है मुंडा जनजाति। वो कौन है? मुंडा जनजाति। पहला कौन है? पहला है आपको संथाल। दूसरा कौन है? ओरांव। तीसरा कौन है? मुंडा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये मुंडा झारखंड में आए कहाँ से। ठीक है, कहाँ से इनका आगमन हुआ है? तो कुछ इतिहासकारों में ने लिखा है कि मुंडा जो जनजाति है वो तिब्बत से पलायन होकर के दक्षिणी बिहार में आए। देखिए ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है, यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर बिहार है और इसी के नीचे आपको झारखंड मिलता है। तो ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है कि मुंडा जो जनजाति है वो तिब्बत से पलायन होकर के साउथ बिहार में आए, यानी कि दक्षिण बिहार में आए। कहाँ आए? साउथ बिहार में आए। ठीक है, अब साउथ बिहार में ये आ तो गए, तो साउथ बिहार में आए तो जब बिहार में जो भी जनजातियां थी उस समय, जैसे कि चेरो, खरवार, ओरांव जनजाति, वो सब बिहार में ऑलरेडी वहां पर उस समय थे। तो मुंडाओं के आने से उनको दिक्कतें होने लगी, तो उन्होंने क्या किया? मुंडाओं का विद्रोह किया। ठीक है, मुंडाओं का विद्रोह किया। तो मुंडा जनजाति जो थे वो बिहार से पलायन करके फिर कहाँ पे पहुंचे? झारखंड पहुंचे। ठीक है, तब से ये झारखंड में ही निवास करने लगे और यहाँ की तीसरी बड़ी जनजाति बन गए। अब मुंडा बिहार में, सॉरी, झारखंड में आ तो गए। अब उनको उनकी जीविका चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उन्होंने कृषि कार्य करना स्टार्ट किया। कृषि कार्य करने के लिए क्या करना पड़ा उन लोगों को? जंगल को साफ करना पड़ा। तो जंगल को साफ करने के बाद उन्होंने क्या बनाया? खेत बनाया। क्या बनाया? खेत बनाया। तो ये जंगल को साफ करने के बाद जो खेत बना, इसको कहा जाने लगा खूट कट्टी खेत। क्या कहा जाने लगा? खूट कट्टी खेत। और जिसने बनाया उसको क्या कहा जाने लगा? खूट कट्टी दार। जिसने खुटकट्टी खेत को बनाया उसको क्या बोला जाने लगा? खुटकट्टी खेत बोला जाने लगा। ठीक है, अब देखिए, खूट का अर्थ होता है परिवार। खुटकट्टीदार में जो आपको खुटकट्टीदार जो होता है, इसमें जंगल या जमीन का मालिक कौन होता है? खुटकट्टीदार होता है। इस व्यवस्था में जंगल या जमीन का मालिक कौन होता है? खुटकट्टीदार होता है। अब धीरे धीरे मुंडाओं की जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ ही वो उसके आसपास ही और नए गांव बनाने शुरू कर दिए। जैसे एक गांव हुआ, उसके बाद फिर एक और गांव बन गया, वो एक और गांव बन गया, एक और गांव बन गया। तो जो इस तरह से बहुत सारे गांव बनाने लगे। अभी आप समझिए कि जो पहले जो गांव बना था, इसको बोला जाने लगा क्या चीज? पैतृक गांव। पैतृक
गांव। अब देखिए बाद में जो गांव बना, इस गांव का संचालन किससे होने लगा? पुराने गांव से। जो भी अहम फैसले या किसी तरह का दिक्कत होने लगी उनको, तो सारा संचालन कहाँ से होने लगा? ये पुराने गांव से होने लगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी? अब देखिए, अब गांव जब बना तो हर गांव में एक पंचायत होने लगा। गांव बन गया तो गांव का संचालन कैसे होगा? कोई तो गांव का प्रमुख होना चाहिए। तो गांव में एक पंचायत का निर्माण किया गया। ठीक है, यह भी कौन सा गांव है? ये खूटकट्टी गांव है, याद रखिएगा, खूटकट्टी गांव है। ठीक है, ये खूटकट्टी गांव है। तो गांव का एक पंचायत बना। तो इस गांव का जो पंचायत होता था, और यानी कि इस गांव का जो प्रमुख होता है खूटकट्टी गांव का, उसको बोला जाता है मुंडा। समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए इसी तरह से और भी जनसंख्या इन लोग को बढ़ने लगा। तो बहुत सारे खूटकट्टी गांवों को मिला दिया गया। ये क्या बन गया? बहुत सारे खूटकट्टी गांव। ये कहा है खूटकट्टी गांव को मिला करके ये क्या बन गया? इसको बोला जाने लगा पट्टी। क्या बोला जाता है इसको? पट्टी। और पट्टी का भी एक प्रमुख होगा, वहां भी एक पंचायत चलेगा। तो इस पट्टी का प्रमुख को कहा जाने लगा मानकी। ये समझ आ गया आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको मुंडा समझ में आ गया, मुंडा किसको कह रहे हैं, और मानकी किसको कह रहे हैं, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अब बहुत सारे पट्टी को मिला दिया गया। बहुत सारे पट्टी को मिला दिया गया, ये क्या हो गया आपको? पट्टी। ठीक है, अब इस पट्टी का भी एक प्रमुख होगा। बहुत सारे पट्टी को मिला दिया गया। तो पट्टी को मिलाने के बाद क्या बना गया? ये आपको पढ़ा बना। पढ़ा बना। पढ़ा का जो प्रमुख होता है, इसको बोला जाता है पढ़ा राजा। समझ आ गया? पढ़ा का प्रमुख को क्या बोला जाता है? पढ़ा राजा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या समझाया आपको? सब तो देखिए, पहले क्या बना? पहले क्या बना? खूट कट्टी गांव। उसके बाद क्या बना? पट्टी बना। उसके बाद क्या बना? पढ़ा बना। ठीक है, तो सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है? पढ़ा को सर्वोच्च स्थान मालूम प्राप्त है। ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम 3 टियर में बन गया। पहला सबसे निचला स्तर पर कौन रहा? खुटकट्टी गांव। बहुत सारे खुटकट्टी गांव को मिला दिया गया, तो क्या बन गया? उसका पट्टी बनाया गया। और बहुत सारे पट्टी को मिला दिया गया, तो क्या बन गया? पढ़ा बन गया। और यहाँ का प्रमुख क्या होता था? राजा होता था, जिसको क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि अब पढ़ा राजा जो है वो क्या करेगा? शासन करेगा। तो शासन वो करेगा किस तरह से? अब राजा तो अकेले शासन कर नहीं पाएगा। तो राजा को शासन करने के लिए क्या चाहिए? सहायक चाहिए, यानी कि अधिकारी चाहिए उसकी सहायता के लिए। जैसे आज हमारे पीएम के लिए जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। ठीक है, मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद होता है। तो उसी तरह से राजा के लिए भी एक सहायक लोग होता था, अधिकारी होता था, और 5 अधिकारी होते थे। वो पांचों अधिकारी को हम लोग देखते हैं किसको क्या कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए उसमें से एक होता है दीवान। दीवान कौन होता है? पढ़ा राजा का मंत्री को क्या कहा जाता है? दीवान कहा जाता है। दूसरा होता है ठाकुर। ठाकुर किसको बोलते हैं? पढ़ा राजा का सहायक होता है, उसको ठाकुर कहा जाता है। पांडे, तीसरा पद कौन है? पांडे। पांडे क्या है कि पढ़ा पंचायत में जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उनका रख रखाव का काम किसका होता है? पांडे का काम होता है। ठीक है, उसके बाद एक पद होता है कर्ता। कर्ता भी क्या होता है? ये राजा का सहायक होता है।
और एक लास्ट पद है लाल, ये सभा का वकील होता है। इस तरह से ये पांचों पद जो होते हैं पढ़ा पंचायत में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं ये लोग। अब देखिए ये सारा पद, पांचों पद जो आप देख रहे हैं ये सारा वंशानुगत होता है, इसका निर्वाचन नहीं होता है, ये वंशानुगत पद है। लेकिन जो पढ़ा राजा का पद है, पढ़ा राजा का पद है, वो वंशानुगत नहीं है, उसका क्या होता है, निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, इसीलिए पढ़ा पंचायत व्यवस्था को भारत का पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्यों बोला जाता है पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था? क्योंकि इसमें इसका प्रमुख जो होता है, वो जो पढ़ा राजा है उसका पद वंशानुगत नहीं होता है, उसका निर्वाचन होता है, एक विधि द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, इसीलिए इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है, भारत का पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। मानकी और पढ़ा राजा का कोई भी राजस्व नहीं मिलता है, मानकी को भी कोई राजस्व नहीं मिलता है और पढ़ा राजा को भी कोई राजस्व नहीं मिलता है। राजस्व जो होता है वो सिर्फ कौन उठाता है, मुंडा उठाता है। राजस्व उठाने का किसका काम है, मुंडा को। जो जो किसका प्रमुख है, खूट कट्टी का गांव का प्रमुख है। ठीक है, खूट कट्टी गांव का प्रमुख होता है। ये समझ में आ गया कि किस किस तरह से ये लोग काम करते हैं। अभी देखते हैं कि पढ़ा राजा का अब काम क्या है, पढ़ा राजा काम क्या करता है। पढ़ा राजा का बहुत सारा काम है, उसमें से सीमा विवादों को हल करने का काम पढ़ा राजा का है, गांव के झगड़े को हल करने का काम पढ़ा राजा का है। पढ़ा राजा यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। अब इस पढ़ा पंचायत को, पढ़ा पंचायत को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से सर्वोच्च माना जाता है। इस सब में क्या माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। मुंडा शासन के कुछ प्रमुख बिंदु। अब इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सबको ध्यान से हम लोग एक करके देखते हैं। देखिए मुंडा शासन, जो मुंडा लोग जो होते हैं, मुंडा जनजाति जो, उसकी अपनी एक भाषा होती है, उस भाषा को मुंडारी भाषा बोलते हैं। लेकिन उसका कोई नाम है, उस यही सवाल पूछा जाता है कि उसके मुंडा भाषा जो है उसको क्या कहा जाता है, होड़ो जागर कहा जाता है। जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को क्या बोला जाता है, मुंडा जागर, होड़ो जागर कहा जाता है। अब देखो हमको उनका विस्तार देखना है कि मुंडा जनजाति कहाँ कहाँ है। तो रांची में, खुट्टी में, हजारीबाग में, गुमला में, सिमडेगा में, गिरिडीह में, सिंहभूम में और संथाल परगना में ये पाया जा रहा है। अब मुंडा जनजाति का 3 सबसे विशेष स्थान होता है। ठीक है, उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। एक स्थान सबसे इंपॉर्टेंट है सरना। सरना क्या होता है, ये उनका ग्राम देवता का निवास स्थान होता है, निवास स्थान होता है। सरहुल पर्व जो होता है, पर्व झारखंड का, वो सरना में ही मनाया जाता है, सरना स्थल में ही मनाया जाता है। ये समझ आ गया। दूसरा जो स्थान है वो है अखरा। अखरा किसको कहता है, अखरा वो स्थान होता है जहां पर ग्राम पंचायत जो होता है, पंचायत बैठते हैं। वहाँ के लोग पंचायत बैठते हैं और किसी मुद्दे पे डिस्कस करते हैं और किसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। और शाम के समय में जो आदिवासी युवक युवतियां होती हैं वो वहाँ पर आमतौर पर नाचती हैं, गाती हैं और बच्चे वहाँ पर शाम को खेलते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ये अखरा वही स्थान होता है जहाँ पर झारखंड का प्रसिद्ध पर्व कर्मा का आयोजन होता है। तो जहां जिस स्थान पे कर्मा पर्व मनाया जाता है उसको कहा जाता है अखरा। तीसरा है शासन। यह मुंडा जनजातियों का शमशान स्थान होता है जहां पर उनके पूर्वजों को दफनाया जाता है
और उसी स्थान पर बड़े पत्थर लगाए जाते हैं, उसमें कुछ-कुछ लिखा होता है। इस बड़े पत्थर को शासनदिरी कहा जाता है। और एक टर्म मिलता है आपको गितियोड़ा। गितियोड़ा क्या है? ये मुंडा जनजाति गांव में युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। जो युवा गृह होता है, जस्ट लाइक हम लोग स्कूल बोल सकते हैं बच्चों के लिए, उसको क्या बोला जाता है? गितियोड़ा कहा जाता है। इसमें होता क्या है? ये जो मुंडा जनजाति के जो बच्चे होते हैं, उनको अपनी संस्कृति और परंपरा से अवगत कराया जाता है। उनके रीति रिवाजों के बारे में उन्हें बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म मिलता है आपको, पहान। पहान क्या होता है? यह जो होता है किसी भी गांव का धार्मिक प्रधान होता है। कौन होता है? धार्मिक प्रधान होता है। इसका काम क्या होता है? पूजा पाठ कराना और बलि करना। ठीक है। ये पहान का काम होता है। कोई भी गांव में जो धार्मिक प्रधान होता है, वो पहान होता है। उसका काम होता है गांव में पूजा पाठ कराना, गांव में शांति के लिए पूजा पाठ कराना और बलि कराना। इस काम के लिए पहान को मुफ्त में भूमि दिया जाता है। ठीक है। इसमें लगान नहीं लगता है। लगान नहीं लगता है इस भूमि पर। इसको बोला जाता है डाली कटारी। समझ आ गया? और एक पद होता है आपको, महतो। ये महतो कौन होता है? ये पहान का सहायक होता है। पहान का सहायक होता है। ये बेसिकली तो ये संदेशवाहक होता है। संदेशवाहक होता है। इसका काम होता है गांव में संदेश पहुंचाना, कोई भी संदेश होता है तो। लेकिन ये पहान के अनुपस्थिति में पहान के द्वारा किया जाने वाला सारे कार्य ये करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सारा चीज मुंडा प्रशासन व्यवस्था, इसी को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं।